नमस्कार दोस्तों। हमने अब तक दो मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। एक है पावर और एक लेजिटिमेसी। आज हम जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे वो है अथॉरिटी यानी सत्ता। बड़ा एक मजेदार और छोटा सा टॉपिक है सत्ता, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई सा ही एग्जाम हो, सत्ता के ऊपर एक छोटा बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है, बशर्ते कि वो आपके सिलेबस में होनी चाहिए। जब हमने शक्ति की थी तो ये किया था, उसके साथ दो टॉपिक और है, वैधता और सत्ता, और इन तीनों के आपसी संबंध भी देखे थे। तो कुल मिला के सत्ता क्या है, अगर सबसे संक्षिप्त शब्दों में समझे अगर, तो सत्ता के लिए हम ये कहेंगे कि ये एक लेजिटिमेट पावर है। यानी सत्ता एक वैध शक्ति है। सिंपल अर्थ इसका अगर करें तो मैं ये कहूंगा कि सत्ता का ये सूत्र बनता है, सत्ता बराबर शक्ति प्लस वैधता। तो कुल मिला के शक्ति को जो वैधता मिल जाती है, जन समर्थन मिल जाता है, जब वो औचित्यपूर्ण हो जाती है, जब वो सम्माननीय हो जाती है, जब उसका प्रभाव स्थापित हो जाए, जनता स्वतः ही शक्ति को स्वीकार कर ले, जनता स्वतः ही आदेशों को स्वीकार कर ले, तो हम कहते हैं ये सत्ता बन गई है। देखिए, शक्ति लंबे समय तक टिकती नहीं है। शक्ति को अगर लंबे समय तक जारी रखना है तो उसको सत्ता का रूप देना ही पड़ेगा, और सत्ता का रूप उसको तभी मिलेगा जब उस शक्ति की वैधता होगी। तो ये है कि सत्ता शक्ति प्लस वैधता है। एक विचारक है बायरस्टेड, वो शक्ति में और सत्ता में अंतर करते हैं। और उनका ये कहना है कि जो सत्ता है वो संस्थाकृत शक्ति है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पावर है। संस्थागत शक्ति का तात्पर्य है अब ये एक व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि ये इम्पर्सनल हो गई है। तो पावर जब इम्पर्सनल हो जाए, अव्यक्तिक हो जाए और वो संस्थाकृत हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो अब सत्ता बन गई है। तो बायरस्टेड ने सत्ता को संस्थाकृत शक्ति कहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पावर कहा है। एक और बड़ी छोटी सी परिभाषा है यूनेस्को की। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने परिभाषित किया है कि सत्ता क्या है। तो सत्ता इसके अकॉर्डिंग वह शक्ति है जो ज्ञात है, औचित्यपूर्ण है, सम्माननीय है, और जो जन स्वीकृत या स्वीकृत है। तो कुल मिला के जब शक्ति को ये चार चोले पहना दिए जाते हैं कि शक्ति ज्ञात होनी चाहिए कि है किसके पास, चाहे वो संविधान के द्वारा हो, चाहे वो परंपराओं के द्वारा हो, लेकिन शक्ति है जब वो ज्ञात हो जाती है तो वो सत्ता बनती है कि है किसके पास। तो इसका एक फिक्स आधार होना चाहिए, ये औचित्यपूर्ण,
शक्ति जब औचित्य पूर्णता के ऊपर निर्भर होती है, जस्टिफिकेशन होता है इसका, अनजस्ट नहीं होती, अतार्किक नहीं होती, जब इसमें तर्क के ऊपर आधारित हो जाती है शक्ति। जब शक्ति को सीधा नहीं समझते तो हम ये समझिए कि जो आदेश है वो तर्क के ऊपर आधारित होने चाहिए। नंबर एक, हम जनता को, जैसे कोई सरकार है वो जनता पे टैक्स लगा रही है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या एक और आदेश दिया गया, तो एक आदेश को समझे, सिंपल तरीके से समझें कि आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़कें कच्ची है और आप साइकिल पे जा रहे हैं और आपके लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया। कच्चे रास्तों के ऊपर, साइकिल के ऊपर आपके लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया, तो क्या आप उस आदेश को मानेंगे क्या? तो देखिए, वो हाँ आदेश तो दे दिया लेकिन आप पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जो शक्ति है वो औचित्यपूर्ण नहीं है। तो शक्ति औचित्यपूर्ण हो तो वो सत्ता कहलाती है। सम्माननीय हो, ये तो एक बहुत ही मजेदार, पहले भी इस टर्म का पहले यूज हो चुका है। हेराल्ड लोसवेल है, वो ये कहते हैं कि शक्ति एक सम्माननीय मूल्य है, एक डिफरेंस वैल्यू है। सिर्फ ये पावर में ही, यानी शक्ति है वो सिर्फ बल में ही नहीं होती, हिंसा में नहीं होती, ताकत में नहीं होती, बल्कि शक्ति सम्मान में भी होती है। बहुत सारी बातें हम किसी व्यक्ति की, अपने पिता की, माँ की, बुजुर्गों की, या किसी वैज्ञानिक की, शिक्षक की इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। तो जैसे ही शक्ति सम्मानित हो जाती है वो सत्ता बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस शक्ति सत्ता तभी बनती है जब लोग उसको स्वीकृत करें, एक्सेप्ट करें उसको। तो जब शक्ति ज्ञात हो, औचित्यपूर्ण हो, सम्मानीय हो और स्वीकृत हो, तब तो वो सत्ता बनती है। फ्रेडरिक नीत्शे उल्टी बात कहते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का एक बड़ा फेमस कोट है, गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है। खैर अपने उससे लेना देना नहीं है। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के एक बहुत बड़े समाज वैज्ञानिक हुए हैं, एक दार्शनिक हुए हैं नीत्शे। नीत्शे का ये कहना है कि शक्ति का कोई प्राकृतिक छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है शक्ति का। कोई ये कहे कि शक्ति है वो सम्माननीय होती है, वो लिमिटेड होती है, वो स्वीकृत होती है, वो जस्टिफिकेबल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। शक्ति शक्ति होती है, शक्ति में कोई नैतिकता नहीं होती। तो ये तो उल्टी बात हो गई, यूनेस्को की उल्टी बात नीत्शे कह रहे हैं। हालांकि नीत्शे ने तो ये बात 100-150 साल पहले कही है कि शक्ति का कोई प्राकृतिक छोर नहीं होता। इस शक्ति का अगर आप याद रखना चाहें तो इतना आ सकता है, एक प्राकृतिक छोर याद रख लें, और कोई भी नैतिक शक्ति नहीं होती। शक्ति हमेशा ही अनैतिक होती है, नैतिक वहां शक्ति होती नहीं है। तो ऐसी कोई सत्ता नहीं होती। सब जगह वो कहते हैं शक्ति शक्ति होती है, कोई सत्ता नहीं होती। क्योंकि हम ये कहते हैं कि शक्ति का निर्माण, सत्ता तब बनती है, कोई भी पावर अथॉरिटी तब बनती है जब उसमें नैतिकता हो। तो ये कहते हैं नैतिकता तो होती नहीं है, इसका मतलब सत्ता होती नहीं है, हर जगह शक्ति होती है। बस नैतिकता का एक झूठा आवरण जरूर उसको पहनाया जाता है, हमें ये लगता है कि नैतिक है, लेकिन वो नैतिक नहीं होती कोई भी चीज। तो नीत्शे ने कहा कि कोई प्राकृतिक छोर नहीं है, सब जगह आपको शक्ति शक्ति नजर आएगी, कोई नैतिक शक्ति नहीं है, इसलिए कोई सत्ता नहीं है। तो ये हमने देखा कि सत्ता तब बनती है जब पावर लेजिटिमेट, वैध, नैतिक, अच्छी, सम्मान, ज्ञात, औचित्यपूर्ण हो जाती है। हम इसको स्वतः ही स्वीकार करने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं कि अब सत्ता का निर्माण हो गया है, अब शक्ति ने अपना रूप चेंज कर लिया है। शक्ति है ये, इसमें थोड़ी हिंसा, बल, ताकत नजर आती है, जबकि जो सत्ता है उसमें अनुन्य, सेवा, प्रभाव, सकारात्मकता ये नजर आती है। तो ये दोनों का अंतर है। अब हम अगला मुद्दा ये करेंगे कि सत्ता है, इसके स्रोत क्या है, या इसके सिद्धांत क्या है। स्रोत कह ले, सत्ता के स्रोत या सिद्धांत या दृष्टिकोण कह लेते हैं कि सत्ता के बारे में विभिन्न विचारक क्या सोचते हैं। तो हम सत्ता के दृष्टिकोण कर लेते हैं। सत्ता के 3 दृष्टिकोण हैं।
वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, पर 3 दृष्टिकोण करेंगे। एक तो है औपचारिक दृष्टिकोण, एक है क्षमता दृष्टिकोण, और तीसरा है स्वीकृति दृष्टिकोण। ये और ये एक जैसे है, वो अलग है। फॉर्मल दृष्टिकोण ये कहता है, ये दृष्टिकोण, कि जो सत्ता है वो अप टू डाउन चलती है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है। यानी सत्ता नेतृत्व में होती है, अनुयायियों में नहीं होती। सत्ता राजा के पास होती है, सत्ता कानून के पास होती है, सत्ता अधिकारियों के पास होती है, और अधीनस्थों को उसको मानना ही होता है। तो आदेश ऊपर से नीचे चलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि औपचारिक दृष्टिकोण में ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम चर्चा करें होब्स का लेवियाथन, उसके आदेश मानने ही होंगे। हेगल का राष्ट्र राज्य जो देवीय है, आपको बात माननी होगी। रूसो की सामान्य इच्छा, चाहे निर्माण कैसे हुआ हो, एक बार निश्चित होने के बाद आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये सारी औपचारिक सत्ताएं हैं जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है। दूसरा है क्षमता दृष्टिकोण, कि सत्ता का निर्माण आदेश देने वाले की क्षमता से होता है, कि वो सक्षम है या नहीं है, या उसमें कैपेसिटी है या नहीं आदेश देने की, या उसका ऐसा व्यक्तित्व, उसका सामर्थ्य है या नहीं है। तो इसको सामर्थ्य दृष्टिकोण कह लीजिए। जैसे मैक्स वेबर है, वो इसी दृष्टिकोण के समर्थक है, कि उसे सामर्थ्य है या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है स्वीकृति दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण ये कहता है जो सत्ता है वो डाउन टू अप चलती है। सत्ता अधीनस्थों में होती है, ऊपर वालों में नहीं होती। सत्ता को मान लेते हैं, परिभाषित करें सबसे छोटे रूप में, कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और पालन करवाने की शक्ति है। आदेश दिया, ऊपर वालों ने, नीचे वालों ने माना नहीं, तो सत्ता वही भंग हो जाती है। तो सत्ता है वो नीचे वालों पर निर्भर होती है कि वो इसको स्वीकृति देते हैं या नहीं देते। तो जितने भी लोकतंत्र के समर्थक हैं, तो जो लोकतंत्रवादी है, जो उदारवादी है, जो मानववादी है, वो सब यही मानते हैं कि सत्ता ऊपर से नहीं चलती, बल्कि सत्ता नीचे से चलती है। एक लोकतंत्र में सत्ता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास नहीं होती, एक लोकतंत्र में सत्ता जनता के पास होती है। तो ये है सत्ता का स्वीकृत दृष्टिकोण, एक्सेप्टेंस अप्रोच है ये वाली। इस संदर्भ में हम एक महत्वपूर्ण विचारक की चर्चा करते हैं, और विचारक का नाम है चेस्टर बर्नार्ड। ये अमेरिका के बहुत बड़े व्यवहारवादी विचारक रह चुके हैं, और लोक प्रशासन में इनका बहुत बड़ा नाम है। हम यहाँ राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, और हम देख रहे हैं सत्ता का स्वीकृति दृष्टिकोण। हर्बर्ट साइमन, जिनकी डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, वो भी इसी को मानते हैं। चेस्टर बर्नार्ड भी स्वीकृति दृष्टिकोण को ही मानते हैं। तो अब हम स्वीकृति दृष्टिकोण में चर्चा करेंगे, वो चेस्टर बर्नार्ड की करेंगे। चेस्टर बर्नार्ड ने बड़ी एक फेमस पुस्तक लिखी है 1938 में, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। चेस्टर बर्नार्ड इसमें दो प्रकार के क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, कि सत्ता के संबंध में या स्वीकृति के संबंध में दो प्रकार के क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं?
एक है स्वीकृति का क्षेत्र, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, और एक है उदासीनता का क्षेत्र, जोन ऑफ इनडिफरेंस। तो स्वीकृति का क्षेत्र, इसका तात्पर्य ये है कि कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनको स्वीकृत या अस्वीकृत करना अधीनस्थों पर निर्भर करते हैं, और ऐसे आदेश 4 प्रकार के होते हैं। कोई भी जो एम्प्लॉय है, अधीनस्थ है, वो बॉस के आदेश मानता क्यों है? तो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि वो बॉस के आदेशों को स्वीकृत, उसकी सत्ता को स्वीकृत 4 प्रकार से करता है। तो आदेश 4 प्रकार के होते हैं जिनका पालन किया जाता है। कोई भी कार्मिक, कोई भी अधीनस्थ सत्ता को तभी स्वीकार करेगा जब जो आदेश दिया जाए वो स्पष्ट हो, तभी वो मानेगा। कई बार क्या होता है, आदेश दे दिया लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं, अरे मिस्टर यहां आओ, अब मैंने कहा कि आपकी समझ नहीं है, तो आप आदेश को मानोगे कैसे? अब मैं ये कहूं कि आप अच्छा वो काम कर आओ, अब क्या काम करे हो मैंने आपको स्पष्ट नहीं कहा, तो आप मेरी बात नहीं माने। तो आदेश को तभी स्वीकृत किया जाता है जब वो स्पष्ट हो, जब वो संगठन के उद्देश्यों के अनुकूल हो, संगठन के उद्देश्यों के अनुकूल। इसका तात्पर्य है कि हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं, उस संगठन के जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं, माहौल है, उसके अकॉर्डिंग है तो ही कोई कार्मिक उस आदेश को मानेगा, वरना उस सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। जैसे आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं और आपका बॉस ये कहता है कि आप जाते वक्त चोरी कर लेना इस संस्थान से, तो आप कभी भी उस आदेश को नहीं मानेंगे। तो संगठन के उद्देश्यों के अनुकूल हो। तीसरा है स्वयं के हितों के अनुकूल हो। कर्मचारी उन्हीं आदेशों को मानते हैं, अधीनस्थ, जो उनके हितों को पूर्ति करता है। अगर आप कोई कर्म को ऐसा आदेश दे रहे हैं जो उसके हितों के प्रतिकूल है, तो वो कभी भी आदेश को नहीं मानेगा। ये आपने किसी कर्मचारी को आदेश दिया, किसी बॉस ने, ऐसे कर तू छत से जा और नीचे कूद, तो कभी नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नीचे कूद गया तो वो फिर काम करने लायक ही नहीं बचेगा, तो क्यों मानेगा ऐसा आदेश? तो ये स्वीकृति के क्षेत्र है कि आखिर स्वीकृत क्यों किया जाता है। आदेश स्पष्ट हो, संगठन के उद्देश्यों के अनुकूल हो और स्वयं के हितों के अनुकूल हो। कुछ ऐसे आदेश होते हैं जो उदासीनता के क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत बड़ा फेमस कंसेप्ट है चेस्टर बर्नार्ड का, ये बहुत ही बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसको बोलते हैं जोन ऑफ इनडिफरेंस, सत्ता के संबंध में है ये। जोन हो गया क्षेत्र, इनडिफरेंस। कुछ ऐसे आदेश होते हैं जिनको कर्मचारी बिना किसी ना नुकर के स्पष्टतः स्वीकार कर लेते हैं, सोचते भी नहीं है, वो जोन ऑफ इनडिफरेंस में आते हैं। आदेश या तो आसानी से स्वीकार होते हैं, या ना नुकर के साथ स्वीकार होते हैं, या स्वीकार नहीं होते। उदासीनता के क्षेत्र में आदेश जो होते हैं वो स्वतः ही स्वीकार कर लिए जाते हैं। कर्मचारी कभी भी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, न सोचता है, जैसे आदेश हुआ वो उसको स्वीकार कर लेता है। तो कोई भी जो बॉस होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ऐसा आदेश दे जो उदासीनता के क्षेत्र में आता है। जैसे उदाहरण दें कि कलेक्टर को ये पता है कि हर 3 साल बाद उसका ट्रांसफर होना है। जैसे ही सरकार ने आदेश दिया कि अब आपको जाना है, तो कलेक्टर सामान बिना किसी ना नुकर के आदेश देता है कि चलो सामान पैक करो, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। तो ये उदासीनता के क्षेत्र में आता है। तो कुछ ऐसे आदेश जो अधीनस्थों द्वारा बिना किसी ना नुकर के स्वीकार कर लिए जाएं, वो उदासीनता के क्षेत्र में आते हैं। ये कोई विरोध नहीं होता इनका, कोई असंतुष्टि नहीं होती इनसे, तो
ऐसे आदेश उदासीनता के क्षेत्र में आते हैं। तो ये चेस्टर बर्नार्ड का स्वीकृति दृष्टिकोण है कि 3 प्रकार के आदेश, आदेश स्पष्ट हो, उद्देश्यों के अनुकूल हो, ये हो, और कुछ आदेश उदासीनता के क्षेत्र में आते हैं। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि आदेश हमेशा से ही ऊपर से नीचे चलते हैं, यानी सत्ता अधीनस्थों पर निर्भर करती है। अगर अधीनस्थ मानने से बात मना कर देंगे तो सत्ता वहीं से समाप्त हो जाती है। तो सत्ता कभी बॉस के पास या उच्च पद में नहीं होती, बल्कि सत्ता होती है नीचे वालों के पास। वो उसको स्वीकृति देते हैं इसलिए सत्ता है, अगर वो मना कर देंगे तो कोई सत्ता नहीं है। इसी संदर्भ में एक बड़ी एक अवधारणा है चेस्टर बर्नार्ड की, फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। ये और कर लेते हैं, फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। फिक्शन ऑफ अथॉरिटी का तात्पर्य है सत्ता का भ्रम। कि किसी भी संगठन में एक सत्ता का भ्रम बना के रखा जाता है कि सत्ता ऊपर वाले के पास है, यानी बॉस का एक भय बना के रखा जाता है कि बॉस ये कर देंगे, वो कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे, लाल पेन चला देंगे, काला पेन चला देंगे, नीला पेन चला देंगे, जो भी है सरकारी कर्मचारियों की भाषा में। तो ये एक माहौल बना के रखा जाता है। मैंने इसको फील किया इसलिए कह रहा हूं। और जब आप इसको डिनाई कर देते हैं, जो आपने भी फील किया होगा, बॉस की सत्ता वही समाप्त हो जाती है। तो हर एक संगठन में एक फिक्शन ऑफ अथॉरिटी है, सत्ता का एक भ्रम है कि सत्ता बॉस के पास है, क्योंकि सत्ता बॉस के पास नहीं होती, सत्ता उसके मानने वालों के पास होती है। तो हमने सत्ता का दृष्टिकोण देखा, औपचारिक दृष्टिकोण, क्षमता दृष्टिकोण और स्वीकृति दृष्टिकोण। यहां आप चेस्टर बर्नार्ड को अच्छी तरह से कर लें। अब हम टाइप्स ऑफ अथॉरिटी करेंगे कि सत्ता कितने प्रकार की होती है। तो हम 3 विचार करेंगे। हम इसमें मैकमिलन को करेंगे, मैक्स वेबर को करेंगे और जोसेफ रेज को करेंगे। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, सत्ता के प्रकार। आमतौर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्स वेबर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैक्स वेबर, जिन्हें के लिए हम ये कहते हैं कि नौकरशाही के पर्याय है। नौकरशाही मीन्स ये ब्यूरोक्रेसी। जहां ब्यूरोक्रेसी शब्द आता है वहां मैक्स वेबर जरूर आते हैं। तो मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी के पर्याय हैं। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जो पहले जर्मन में आई फिर इंग्लिश में आई, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले जर्मन में तो आई 1922 के आसपास आई थी, फिर इसका इंग्लिश संस्करण आया था। तो मैक्स वेबर की है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध नौकरशाही का सिद्धांत दिया है। और इसी सिद्धांत में उन्होंने सत्ता की अवधारणा दी है। और इस सत्ता की अवधारणा में उन्होंने एक वर्गीकरण किया है कि सत्ता 3 प्रकार की होती है। तो ये जो वर्गीकरण है ये न तो वैधता का है न शक्ति का है, बल्कि ये सत्ता का वर्गीकरण है जिसको हम बहुत बार पढ़ते हैं, बड़ा फेमस है ये वर्गीकरण। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, परंपरागत सत्ता। एक क्रिस्मेटिक अथॉरिटी होती है, करिश्माई सत्ता। और एक लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है, कानूनी तर्क संगत सत्ता। हम किसी भी आदेश को क्यों मानते हैं? हमें बुजुर्गों की बात मानते हैं क्योंकि परंपराओं पर निर्भर है।
हम कई लोगों की बात मानते हैं, हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, महान नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्योंकि इनमें करिश्मा है, हमें करिश्मा नजर आता है कि ये आदि भौतिक आदि दैविक करिश्मा है इनके अंदर, ये कोई नॉन फिजिकल पावर है इनके अंदर। हमारे यहाँ एक महापुरुष है, उन्होंने कहा भी है कि ये जो मेरा शरीर है ये फिजिकली नजर आ रहा है, क्योंकि मैं देवीय सत्ताओं से ओतप्रोत हूं। तो वो करिश्माई सत्ता है उनके पास, और है भी। तीसरी है कानूनी तर्क संगत सत्ता, कि ये कानूनों से दी हुई होती है और ये रैशनल होती है, अतार्किक नहीं होती। अतार्किक हो इसकी बात कोई नहीं मानेगा। इसका तात्पर्य है कि हमें कहा गया, वो बात हमें तर्क से समझ में आई, हमने उसके लिए तर्क किया कि हम ये बात माने या न माने। जब वो तर्क की कसौटी पे खरी उतरती है तो हम कहते हैं ये तर्क संगत बात है, और कानून है वो तर्क की कसौटी पे खरे उतरते हैं, इसलिए हम इन बातों को मानते हैं। परंपरागत सत्ता, ये जो राजतंत्र है, ये जो धर्मतंत्र है, या जो वर्द तंत्र होता है, बूढ़ों का राज, राजाओं का राज, ये सब परंपरागत सत्ताएं हैं। ये परंपराओं पे टिकी होती है, हमारे बाप दादा सब कह के गए हैं कि इनकी माननी है, ये है वो है। ये परंपरागत सत्ताएं हैं। फलां दिन आप शादी करेंगे, फलां दिन आप शादी नहीं करेंगे, ये मुहूर्त है, ये है वो है, ये जो भी आदेश मानते हैं, ये इन सब के पास परंपरागत सत्ताएं हैं। इसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। ये लंबी नहीं चलती, क्योंकि एक दिन ट्रेडिशंस चेंज हो जाते हैं, और जिस दिन ट्रेडिशंस चेंज हो जाते हैं ये सत्ता गायब हो जाती है। एक होती है करिश्माई सत्ता। हम किसी भी व्यक्ति का आदेश इसलिए मानते हैं कि हमें उसका व्यक्तित्व तो प्रभावित करता है, हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जैसे हिटलर के पास करिश्माई सत्ता थी, उसके बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, उसकी बातें, उसका राष्ट्रवाद, ये सब हमें उसमें करिश्मा नजर आता था। फिर उसकी हाइप इस हिसाब से क्रिएट की गई थी। उसका जो प्रचार मंत्री था गोइबल्स, वो लोगों के मन में इसकी ऐसी छवि बनाता था कि जो हिटलर था वो देवता नजर आता था। तो भारत में जो गांधी जी हैं, नेहरू हैं, या मिस्र में नासिर है, घाना के एक नेता थे स्वतंत्रता सेनानी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो हैं, अमेरिका में रूजवेल्ट है, ब्रिटेन में चर्चिल हैं, भारत में इंदिरा गांधी है, भारत में मोदी जी हैं। ये सब करिश्माई सत्ताएं हैं। सबको ये लगता है कि ये इनके पास, इनका व्यक्तित्व इतना विराट होता है कि हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, फिर उनके हर आदेश को मानने लगते हैं। करिश्माई व्यक्तित्व की मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, शायद मैंने किसी एनसीईआरटी की पुस्तक में या कहां पढ़ी है, कि गांधी जी कभी टोपी नहीं पहनते थे, आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी एक टोपी है जो महाराष्ट्र के लोग पहनते हैं, उसको हम गांधी टोपी कहते हैं। बाद में जब अन्ना का आंदोलन चला था, अन्ना हजारे का, तो उस टाइम वो टोपी पहनी गई थी, वो सफेद सी टोपी, तीखी सी, उसको हम गांधी टोपी कहते हैं, जबकि गांधी जी ने कभी वो टोपी पहनी नहीं। तो एक बार उड़ीसा और झारखंड की किसी बॉर्डर की बात है, उसी साइड की, सर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर की बात है। वहां जो आदिवासी थे वो अंग्रेजों की चौकी से परेशान आ गए। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पहले तो एग्रीकल्चर लैंड को नाप पर उस पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने ये सोचा कि रेवेन्यू और कहां से कलेक्ट करें, तो उन्होंने जंगलों पे कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। वहां उन्होंने फिर क्या किया, आदिवासियों से रेवेन्यू लेना शुरू किया। अब आदिवासियों से रेवेन्यू लेने तो आदिवासियों को पहले डराना पड़ेगा, तो आदिवासी तो किसी से डरे नहीं आज तक, जो मूलवासी हैं वो। तो उन्होंने वहां उनको डराने धमकाने के लिए वहां पुलिस की चौकियां स्थापित कर दी जगह जगह, ताकि उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, उनके मन में भय बिठाया जा सके और अंग्रेजों के प्रति उनको लॉयल किया जा सके। तो ये चौकी के जो कार्मिक होते थे, सरकारी कार्मिक, चाहे पुलिस वाले कह ले या चौकीदार जो थे, ये क्या करते, आदिवासियों को परेशान करते, उनसे जबरन वसूली करते, उनसे मारा पीटी करते, उनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते। तो आदिवासी उनसे परेशान हो गए, संथाल कह लीजिए उनको एक बार। तो आदिवासियों की युवा इकट्ठे हुए कि इन चौकी वालों को सबक सिखाएंगे
और अपन इनको मारेंगे आज। ये जब मीटिंग चल रही थी तो वहां एक बुजुर्ग आ गए। बुजुर्ग आके बोला कि देखिए, ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की पुलिस की चौकियां हैं, आप इन पे आक्रमण मत करना क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। तो युवाओं ने कहा क्यों, नुकसान क्यों हो जाएगा? तो उस बुजुर्ग ने ये कहा कि नुकसान इसलिए हो जाएगा कि अपने पास परंपरागत हथियार है, हमारे पास है वो तलवारें हैं, वो सॉरी तीर कमान है। तो तीर और कमान बंदूक और पिस्टल के सामने नहीं चलते। उसने कहा आप पर पत्थर फेंकेंगे या कुल्हाड़ी चलाएंगे या तीर कमान चलाएंगे, उनके पास बंदूकें हैं। तो युवाओं ने सामने से उस वृद्ध आदमी से तर्क किया जो समझदार था कि उनके पास कुछ भी होगा, हमारे पास गांधी टोपी है। क्योंकि आदिवासियों में ये एक उनकी धारणा बन गई थी कि गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अंग्रेज कुछ नहीं बिगाड़ पाए कितने सालों से। तो गांधी एक करिश्माई व्यक्ति है, वो एक दैवीय सत्ता से ग्रसित व्यक्ति है। तो इसलिए जो गांधी टोपी है वो एक ऐसा यंत्र है कि अगर कोई उसको लगा ले तो उसके ऊपर न गोली असर करती है, न कोई गोला असर करता है, न कोई बंदूक असर करती है। तो युवाओं ने ऐसा ही किया, उन्होंने गांधी टोपियां पहनी और पुलिस चौकी के ऊपर आक्रमण कर दिया। हालांकि जो होना था हुआ तो वही कि बहुत सारे आदिवासी इस आक्रमण में मारे गए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि गांधी का व्यक्तित्व कितना विराट था कि लोग गांधी टोपी पहन के भी दूसरों पे हमला कर देते थे। भले ही वो उन आदिवासियों को, भोले बालों को हिंसा से मतलब नहीं था। उनको मतलब ये है कि उनकी गांधी में आस्था थी, गांधी के करिश्मे में आस्था थी। लेकिन ये भी लंबा नहीं चला। देश की आजादी तक आते आते और गांधी जी ने कहा कि भारत पाकिस्तान का टुकड़ा होगा तो मेरी डेड बॉडी के ऊपर होगा। और फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारत पाकिस्तान का विभाजन ही सही है। तो उनके साथ उनका करिश्मा समाप्त हो गया है। तो ये करिश्मा लंबा नहीं चलता। तो एक होती है करिश्माई सत्ता, एक होती है कानूनी तर्क संगत सत्ता। जो नौकरशाही के पास होती है वो ये वाली सत्ता होती है, ब्यूरोक्रेसी के पास, कलेक्टर के पास, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, एसपी के पास, थानेदार के पास ये वाली सत्ता होती है। वो कानून से दी होती है। वो न उस व्यक्ति का करिश्मा है, न परंपराएं हैं, बल्कि कानून ने ये कहा कि ये पदाधिकारी आपके फायदे के लिए है, इसलिए वो लोग उसकी बात मानते हैं। तो एक कानूनी तर्क संगत सत्ता होती है, लीगल रैशनल, ये नौकरशाही के पास होती है और यही लंबी टिकती है। इसमें बिना किसी प्रतिकार के हम आदेश मानना स्वीकार कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस सत्ता से हमें फायदा होता है, ये हमारे फायदे के लिए बनाई गई है, ये हमारे फायदे के लिए कानूनों को लागू कर रही है। ये कानूनी तर्क संगत सत्ता है जो नौकरशाही के पास होती है। दूसरी एक और थिंकर की चर्चा करते हैं, क्रिस्टोफर मैकमोहन। इनकी पुस्तक है अथॉरिटी एंड डेमोक्रेसी। सत्ता व लोकतंत्र। और इसके ऊपर आप सवाल आ सकता है, कहीं न कहीं आपको जरूर मिलेगा। इनकी है ईपीसी थ्योरी कि सत्ता के 3 प्रकार होते हैं, ई, पी और सी। ई का तात्पर्य है एक्सपर्ट, पी का तात्पर्य है पर्सन और सी का तात्पर्य है कोऑपरेशन। एक्सपर्ट, किसी के पास सत्ता इसलिए है क्योंकि वो अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। जैसा कि मिशेल फूको के ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की बात हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उसका विशेषज्ञ है। तो ये एक्सपर्ट अथॉरिटी है। एक होती है पर्सन, यानी पर्सन पे निर्भर करता है अधीनस्थ के ऊपर कि वो माने या नहीं माने। ये तो वो स्वीकृति वाली बात हो गई। तो यहां है वो ज्ञान की वजह से है, यहां जन स्वीकृति है। और यहां जो मुद्दा है कोऑपरेशन, वहां म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। जैसे हम हेलमेट पहन रहे हैं, पैसा भी लग रहा है लेकिन जान भी तो बच रही है।
तो ये कोऑपरेशन है कि हम सरकार का कोऑपरेशन कर रहे हैं, सरकार हमारे फायदे के लिए काम कर रही है। ये म्यूचुअल कोऑपरेशन से पैदा होता है। तो 3 प्रकार की सत्ता होती है, एक्सपर्ट सत्ता, पर्सन जन स्वीकृति और म्यूचुअल बेनिफिट कोऑपरेशन। तो क्रिस्टोफर मैकमोहन की फेमस थ्योरी है ईपीसी अथॉरिटी, एक्सपर्ट पर्सन एंड कोऑपरेशन अथॉरिटी। अब हम जोसेफ राज की चर्चा करेंगे। जोसेफ राज का जो कंसेप्ट है वो सत्ता का सेवा सिद्धांत है, सर्विस सिद्धांत है। कि हम सत्ता की बात इसलिए नहीं मानते उसमें बल है, हिंसा है, धमकी है, बल्कि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि सत्ता हमारी सेवा करती है। तो जो सत्ताएं जितनी ज्यादा जन सेवा करती है, जितना ज्यादा जन भलाई करती है, जितना जनता के अकॉर्डिंग चलती है, उनकी बातें उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क कोई व्यक्ति कानून भंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां सेवा बहुत है नागरिकों की, खुलापन है, सेवा है, अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं हैं, कल्याण है, इसलिए वह कोई आदेशों की अवहेलना नहीं करता। तो ये है सत्ता का सेवा सिद्धांत कि सत्ता की बात पावर की वजह से, हिंसा की या ताकत की वजह से, बल की वजह से नहीं, बल्कि सेवा की वजह से मानी जाती है। और इन्होंने कहा कि इस संबंध में 3 पिलर हैं कि ये सेवा आधारित सिद्धांत है, इसके 3 प्रकार हैं कि हम सत्ता की बात क्यों माने। तो ये कहते हैं सत्ता की बात इसलिए माननी चाहिए कि वो औचित्यपूर्ण है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, जस्टिफाई है। जैसे आप क्यों माने ट्रैफिक कानून को? क्योंकि आपको पता है कि आपको इससे फायदा होगा, इसलिए आपको ये माननी चाहिए ट्रैफिक कानून। तो ये औचित्यपूर्णता होती है। आप 2 है, एक तो मैं हेलमेट लगाऊंगा, एक मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा। तो लगाऊंगा तो मुझे फायदा होगा, नहीं लगाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा। तो सत्ता ऐसे विकल्प उपलब्ध कराती है जो आपके पास जो उपलब्ध विकल्प है उनसे अच्छे होते हैं, इसलिए आप उनको मानते हैं। दूसरा, इसको बोलते हैं पूर्व सत्यापनीयता, प्रिम्पसन थ्योरी। पूर्व सत्यापनीयता, पूर्व सत्यापनीयता का तात्पर्य है, प्रिम्पसन थ्योरी का तात्पर्य है कि हमें सत्ता की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि सत्ता ने अपने फायदे पहले ही साबित कर दिए हैं। जैसे हम 2 भाई आपस में झगड़े, वो कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो जो हार गया वो मान लेता है आसानी से, जो जीत गया वो भी इसकी बात मान लेगा, चलो वो तो मान ही लेगा। हार गया वो भी कोर्ट की क्यों बात मानता है? उसको पता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसने जो बात कही है वो सही है और इसके अलावा और समाधान कहां होगा फिर। तो सत्ता पूर्व सत्यापनीय होती है कि प्रिम्पसन है कि इससे पहले ही इसकी जो उपयोगिता है वो सत्यापित हो चुकी है, इसलिए सत्ता की बात मान लेनी चाहिए। और तीसरा है निर्भरता या आधार। डिपेंडेंसी या बेस, डिपेंडेंस, कि जो भी आदेश दिए जाए, जो भी सत्ता जो कुछ भी कहे, वो पहले की जो है बेस तैयार किए गए उसी पे निर्भर होनी चाहिए, कोई नए आदेश नहीं होने चाहिए। जैसे टैक्सेशन है, हम टैक्स क्यों दें? तो हमारे ये तर्क चलता है टैक्स इसलिए दो ताकि आपके कल्याण पे खर्चा किया जा सके, ताकि आपको सुविधाएं दी जा सके, ताकि राष्ट्र की रक्षा की जा सके। ये पहले के आधार है, आप नए आधार लगा के टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते। ये नहीं कि सरकारों को गुलछर्रे उड़ाने हैं, नेताओं को विदेश भ्रमण करना है, नेताओं को अपनी औलाद के लिए धन इकट्ठा करना है इसलिए आप टैक्स दो, नहीं, इन आधारों के ऊपर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो जोसेफ राज का सत्ता का सेवा सिद्धांत है। अगर ज्यादा नहीं तो ये याद रखें कि सर्विस कंसेप्ट किसका है? जोसेफ राज का है सत्ता के संदर्भ में। सत्ता की बात इसलिए मानते हैं औचित्यपूर्ण होती है, पूर्व सत्यापन होती है और उसके बेस होते हैं उसी के ऊपर निर्भर होती है, नए बेस तैयार नहीं किए जाते। तो मैक्स वेबर की परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता, क्रिस्टोफर मैकमोहन की ईपीसी, एक्सपर्ट पर्सन एंड कोऑपरेशन अथॉरिटी,
और जोसेफ राज का सत्ता का सेवा सिद्धांत। दोस्तों ये आज हमारी चर्चा हुई सत्ता के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, उदासीनता क्षेत्र और बहुत सारी हमने बातें की। आपने भी मनोयोग पूर्वक ध्यान पूर्वक ये मुद्दा सुना समझा। हो सकता है कहीं आपके लिए उपयोगी हो मेरी ये क्लास। तो आप जैसा प्रेम स्नेह जैन जी एजुकेशन के प्रति निरंतर प्रकट कर रहे हैं उसको बनाए रखें। मैं जितना मुझसे संभव होगा मैं आपको और नए नए विषयों के ऊपर जो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है या आप कम पढ़ते हैं उनके बारे में आपसे बातें करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।